हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। कल लाइव सेशन में आप लोग जुड़े थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े थे, सबकी क्वेरी भी थी, होपफुली सोल्व भी हुई होंगी जिनकी जो भी क्वेरी थी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि बीएड की क्लासेस चली हुई हैं रेगुलर बेसिस पे और हम ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिलोसफी हमने कंप्लीट कर लिया है फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके 5 साल के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, लॉन्ग भी, हर एक टॉपिक हमने कर लिया है। और कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन हमने कंप्लीट किया है अभी तक, और ग्रोइंग अप एज अ लर्नर भी कंप्लीट कर लिया है हमने, ठीक है। और एक सब्जेक्ट और बचता है टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी, भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ठीक है। सभी की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है और सारे जितने भी कंटेंट मैंने कराया सभी की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड की हुई है। वो दूसरी बात है कि पता नहीं आपको क्यों नहीं मिलती। मैं बार बार कहती हूँ कि टेलीग्राम में फाइल्स के फोल्डर में सीरीज में है, जिस तरीके से क्लास कराई है उस तरीके से ही पीडीएफ डाली है। जैसे कि आज क्लास डाली है तो कल तक उसकी पीडीएफ मिल जानी है। इस तरीके से सारी पीडीएफ वहाँ लगी हुई हैं, पता नहीं आपको क्यों नहीं मिलती है, ठीक है। किसी किसी को नहीं मिलती, वैसे सबको ज़्यादातर मिल ही जाती हैं। बाकी पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है 4 मैराथन में, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। और पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की हमने अभी तक 1 क्लास की है, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। अब कुछ बोलेंगे कि मैथ क्यों नहीं कराया, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश और मैथ दोनों करा दूंगी, लेकिन इंग्लिश में ही इतना टाइम लग गया पीपीटी बनाने में, कंटेंट रेडी करने में, तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश ही करा पा रही हूँ आज मैं, कल मैथ करा दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ही कर लेंगे। अब बताओ एक दिन में कैसे मैनेज करूँ मैं? कराना तो मैथ था, मैथ भी करानी है, बायो भी करानी है, इंग्लिश भी करानी तो तीनों ही है, ठीक है। तो इंग्लिश की मैंने बुक ली हुई थी और बच्चों से, तो उनकी बुक भी वापस पहुंचानी है, तो इसी वजह से इंग्लिश में पहले करा रही हूँ। बाकी लेट्स क्रैक पे सीटेट की क्लास आज होगी क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस हम देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी क्लास ज्वाइन कर लेना। 7:30 इसकी क्लास होती है, ठीक है, लेट्स क्रैक की। इस पे सीटेट की ऑलरेडी क्लासेस पड़ी हुई हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ की भी, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, तो वो सारा कंटेंट आप देख सकते हैं। वो बिल्कुल इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज़फुल है। बस ये है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से दिया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, और वहाँ थोड़ा सा कंटेंट शॉर्ट में कराया गया है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये बात हुई यूपी टेट। जो यूपी टेट देना चाहते हैं 29 क्लास अब तक मैं इसकी थ्योरी की करा चुकी हूँ, सीडीपी की, तो उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कुछ कहना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च कर लें, वहाँ आपको कहीं ना कहीं भावना त्यागी मिल ही जाएंगी, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, कॉलेज विद भावना के नाम से है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कल जब लाइव सेशन चल रहा था तब मैंने लिंक पिन भी किया था, तो आप वहाँ से चले जाते, या फिर जिसको नहीं जाना आ रहा है वो मैं कमेंट सेक्शन में दोबारा दे दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, इसकी फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। तो मैराथन ही है ये, थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है क्लास, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज, यानी भाषा क्या है, व्हाट डिफाइन लैंग्वेज। बहुत बार पूछा गया है अब तक, बार बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि लैंग्वेज क्या है, उसके प्रिंसिपल बताइए, लैंग्वेज क्या है उसे डिफाइन करिए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, लैंग्वेज क्या है उसके फंक्शन बताइए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। लैंग्वेज क्या है? इट एक्ट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, यानी जो हमारा बातचीत करने का तरीका है उसका माध्यम है भाषा। जैसे कि मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, तो ये क्या है? मीन्स है, माध्यम है बातचीत करने का। हम भाषा से ही तो बातचीत करते हैं, चाहे इंग्लिश में करें चाहे हिंदी में करें। अब चाहे मैं इंग्लिश बोलूँ टोटली या फिर मैं हिंदी बोलूँ, तो ये क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी बातचीत करने का, संचार करने का एक माध्यम है, ठीक है। सिंबॉलिक है और डायनामिक है, यानी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डायनेमिक है, चेंजेबल है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं। स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक सिस्टम, यानी एक स्ट्रक्चर में हम लैंग्वेज को सीखते हैं और इसका क्या है? एक यूनिक सिस्टम है।
इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, हम सोशली किस तरीके से बिहेव करते हैं वो भी हमारी लैंग्वेज ही बताती है। अब हम जैसे कि हम किसी के साथ बैठे हैं तो वहाँ हम बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी भाषा है, हम सोशली किस तरीके से बिहेव करते हैं, यानी समाज में कैसे बर्ताव करते हैं। ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी अगर हमें किसी को निर्देश देने हो तो उसका माध्यम भी क्या होगा, भाषा होगा। जैसे मैं आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि भाई तुम्हें ऐसे पढ़ना है या फिर ऐसे पढ़ सकते हो, कॉपी इस तरीके से लिख सकते हो, तो ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है, और मैं किसके द्वारा दे रही हूँ, अपनी भाषा के द्वारा। वो दूसरी बात है कि मैं हिंदी में दे रही हूँ चाहे इंग्लिश में दे रही हूँ, लेकिन दे रही हूँ किससे, अपनी भाषा से। ठीक है। इट इज़ अ करियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी हमारी संस्कृति और सभ्यता की ये पहचान है। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरी अगर कोई बोली देखेगा दूसरे एरिया का, कोई भी हरियाणा का देखेगा, कोई कहीं का देखेगा, तो वो पहचान लेगा कि ये क्या है, यूपी की लड़की है। ठीक है। तो जो ये भाषा है, इससे पता चल जाता है हमारी कल्चर का, हमारे सिविलाइजेशन का। ठीक है। तो माइकल वेस्ट ने एक डेफिनेशन दी है, लैंग्वेज इज नॉट अ सब्जेक्ट विच कैन बी टॉट, इट इज़ अ सब्जेक्ट विच मस्ट बी लर्नड, यानी लैंग्वेज या भाषा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे पढ़ाया जा सके। ये क्या है, ये सब्जेक्ट वो है जिसे हम सीख सकते हैं, जिसे हम सीख सकते हैं किस तरीके से, इमिटेट करके, अपनी प्रैक्टिस में लाके, अपने बिहेवियर में लाके। ठीक है। अब जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है, इंग्लिश कभी भी सीखने से नहीं आती, कितने भी बहुत से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने MA इंग्लिश से की हुई है, PhD तक की हुई है, लेकिन वो फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश नहीं बोल पाते। उन्हें रूल्स भी सारे आते हैं, ग्रामर भी सारी आती है, कहाँ इज़माल लिखना है, कहाँ वाजवर लगना है, सब कुछ आता है, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते। अब क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि लैंग्वेज कभी भी याद करने से नहीं आती। लैंग्वेज कैसे आती है, एनवायरमेंट से आती है, प्रैक्टिस करने से आती है, सीखने से आती है। ठीक है। सीखने का मतलब इस तरीके से नहीं, पढ़ने से नहीं आती, हम क्या है, अपने बिहेवियर में लेके आएंगे, तब हमें भाषा आएगी। ठीक है। बच्चा कभी याद करता है कोई वर्ड कि आज मम्मा ने सिखाया कि तुम्हें दूध मांगना है, तो कल भी उसे बार बार रिपीट करा रहे हैं, ऐसा थोड़ी करते हैं। बस बच्चा क्या है, देख रहा है, इमिटेट कर रहा है, और क्या है, लर्न कर रहा है, सीख रहा है। ठीक है। समझ आया। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज इज अ मीन्स और व्हीकल फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस, यानी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक माध्यम है जिसमें हम अपने आइडियाज़, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने जो थॉट हैं यानी विचार हैं उन्हें बताते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को बताते हैं दूसरों को, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। तो किसकी वजह से करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, लैंग्वेज के द्वारा। लैंग्वेज एक वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन यानी बोल के तो पता चलता है कि भाई इसकी भाषा क्या है, तो वर्बल कम्युनिकेशन तो हुई है ना। वर्बल इंटरेक्शन है, यानी हम क्या करते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं, अकेले अकेले थोड़ी ना बोलते हैं कभी भी। वर्बल इंटरेक्शन करते हैं अपने विचारों का, अपने आइडियाज़ का, अपने सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, अपने समाज में, आस पड़ोस में बातचीत करते हैं ना, पड़ोसियों से बात करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, तो ये क्या हुई, वर्बल कम्युनिकेशन हुई। सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, अब जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, जो हम वार्तालाप बातचीत करते हैं, वो किससे मिली जुली होती है, किससे बनी हुई होती है, उसके अंदर साउंड भी होती है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी साउंड तो निकल ही रही है, किसी की तेज निकलती है, किसी की कम निकलती है। अब मैं बोल रही हूँ तो इसमें मेरे शब्द भी हैं, है ना, और थोड़ी बहुत मैं अपनी ग्रामर भी यूज़ कर रही हूँ। अब जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मैंने आज PPT बनाई है, ठीक है, बनाई है, मैं ये तो नहीं बोल रही मैंने PPT बनाई थी, है ना, तो इसमें क्या है, मैं ग्रामर भी यूज कर रही हूँ कि मुझे काम प्रेजेंट में करना है, फ्यूचर में करना है, पास्ट में करना है। ठीक है। लैंग्वेज क्या है, एक लर्न बिहेवियर है, यानी हम क्या है, सीखते हैं, लैंग्वेज को इमिटेट करते हैं। एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, कैसे ग्रहण करते हैं, समाज में अंत्यक्रिया करके, जब समाज में आते हैं, बातचीत करते हैं, समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, 1 to वे कम्युनिकेशन होता है, तो हम भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। ठीक है। और फिर उसे क्या करते हैं, एक्सपोजर टू लैंग्वेज यूज, और क्या है, उसे अच्छी तरीके से यूज करते हैं। लैंग्वेज एक सिंबॉलिक होती है, यानी सिंबल्स इसके अंदर होते हैं। मीनिंग दैट वर्ड्स एंड फ्रेज रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जो शब्द हैं, जो फ्रेज हैं, वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे आइडियाज को, हमारे ऑब्जेक्ट को और हमारे कंसेप्ट को। यानी बस लैंग्वेज ऐसा थोड़ी है कि बोल रहे हैं, हम लिख भी तो सकते हैं, और अगर हम कुछ लिख रहे हैं, ही इज अ बॉय, हमने लिखा है ये, तो इसमें क्या है, इसमें सिंबल भी है, यानी हमने फुल स्टॉप भी लगाया है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, इसका कंसेप्ट भी बनता है कि हाँ वह लड़का है, और ये हमारे आइडियाज में मैं बता रही हूँ कि वह लड़का है। ठीक है। लैंग्वेज इज क्रिएटिव, यानी कुछ ना कुछ यूनिक होती है, क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ लैंग्वेज अलग होती है।
allowing speakers to generate new sentence and expression to convey new meanings, यानी जो बोलने वाला होता है नए नए सेंटेंस जनरेट करता है और नए नए एक्सप्रेशन देता है, नए नए मीनिंग निकालता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो साइड वाला दूसरा भी बोल सकता है, तो मैं कुछ नए सेंटेंस जनरेट कर सकती हूँ। जैसे कहते नहीं कि उस पर तो पता नहीं कितनी बात आती है, वो तो हर बात का जवाब दे सकता है। तो नए नए सेंटेंस क्या है, जनरेट करना। रूल गवर्न सिस्टम है, यानी हम इसमें रूल्स भी फॉलो करते हैं। हायरार्किकल सिस्टम है। हायरार्किकल कैसे है कि जैसे कि पहले साउंड आई, साउंड से फिर वर्ड पे गए हम, वर्ड से फिर सेंटेंस पे गए, सेंटेंस पे फिर फ्रेज पे गए। तो ये क्या है, हायरार्की बन जाती है, पदानुक्रम बन जाता है। ठीक है, पहले साउंड, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस, फिर फ्रेजेस। ठीक है, पहले ध्वनि आई, फिर शब्द आया, शब्द से पूरा वाक्य बना, वाक्य से पूरा फ्रेज बना। ठीक है, लर्निंग इज डाइवर्स, यानी विविधता भी है लर्निंग में, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारी बोली हैं जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती हैं, है ना। यूपी की बोली, हरियाणा की बोली, सब जगह की अलग अलग बोली होती है। तो लैंग्वेज क्या है, डाइवर्स है। तो ये हुई कुछ कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज की। तो पूछ सकता है शॉर्ट में भी। अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ लैंग्वेज, यानी इसकी प्रकृति कैसी है। अब फर्स्ट है लैंग्वेज इज लर्न, यानी भाषा क्या है, सीखी जाती है। कैसे सीखी जाती है, कैसे सीख सकते हैं हम भाई, ऑटोमेटिक तरीके से भी भाषा सीख सकते हैं। आप घर में आपने देखा होगा, बच्चा जब पैदा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे कोई भाषा नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, अपने पेरेंट्स को इमिटेट करना शुरू कर देता है, यानी कॉपी करना, नकल मारना शुरू कर देता है। जैसे कि घर में किसी के छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा, घर का कोई भी आदमी गाली दे रहा है तो बच्चा उसे तुरंत कैच करेगा, बच्चा उसे लर्न कर लेगा कि अच्छा ये गाली है, इस पे सब हंसेंगे तो तुझे भी ऐसे ही गाली देनी है। तो बच्चा क्या है, उसे सीख लेता है। तो कैसे सीखता है, वो कॉपी करके, इमिटेट करके, फिर बोलेगा, उसे नंबर ऑफ टाइम्स बोलेगा, कई कई बार बोल सकता है दिन में, अगले दिन, तो उसे क्या है, वो चीज याद आ जाएगी, वो सीख जाएगा उसे। तो लैंग्वेज क्या है, लर्नड है। ठीक है, और फिर वो उसे प्रेजेंट करने लगेगा। जैसे कि बच्चा क्या है, जैसे सीखता है बाबा पापा, कैसे सीखता है, साउंड करता है। अब घर में कोई दूसरा बंदा है, वो बाबा कह रहा है तो बच्चे ने बाबा कहने सीख लिया। कोई पापा कह रहा है, पूरा दिन उसके कानों में आवाज जा रही है पापा पापा, तो उसने पापा कहना सीख लिया है। तो लैंग्वेज क्या है, लर्नड है। लैंग्वेज सीखी जा सकती है। ठीक है, एक्वायर भी करी जा सकती है। लैंग्वेज इज सिस्टम, यानी लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम भी है, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स तरीका है, कॉम्प्लेक्स होल है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है कॉम्प्लेक्स, हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, हार्ट है, ब्रेन है, ईयर्स है, आईज है। इसी तरीके से लैंग्वेज भी क्या है, इंटरकनेक्टेड है, कोऑर्डिनेशन है। किसके साथ, इसके अंदर साउंड है, वर्ड्स हैं, सेंटेंस है। तो ये क्या है, पूरा सिस्टम बना हुआ है लैंग्वेज का। ठीक है, द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी कैसे है कि कोई जरूरी रिलेशन नहीं है किसी भी वर्ड और ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे कि आपने देखा होगा, बुक मिस क्या होता है, हम जो बुक है, कोई भी किताब है, हम उसे कैसे इंडिकेट करते हैं कि ये मेरी बुक है, ये उसकी बुक है। और जो हिंदी का वर्ड है वो किताब है। तो किताब और बुक में कितना डिफरेंस है, आपने देखा है, कोई मिलता जुलता है? तो इनका कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है कि किताब का मतलब बुक ही होना चाहिए था, है ना। बस ऐसे ही आर्बिट्रेरी उसका नाम रख दिया कि ये किताब है, और उर्दू में उसे क्या कहते हैं, पुस्तक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे ही रख दिया गया है नाम। तो इसका कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं कि हिंदी के साथ इसका कुछ रिलेशन बनता है। अगर हिंदी देखें बुक की तो बै उ कै लिखा मिलेगा, है ना, लेकिन अगर उसका अर्थ देखें तो क्या मिलेगा, किताब मिलेगा। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी का मतलब है कि कोई भी रिलेशन नहीं है वर्ड का ऑब्जेक्ट के साथ। समझ आया? लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल, यानी लैंग्वेज क्या है, सिंबल्स का सिस्टम है। कैसे, अब जैसे कि हम सिंबल से बहुत बार पहचान लेते हैं कि हमें जब रेड लाइट क्रॉस करनी होती है तो जब रेड सिग्नल आता है तो उस पर लिखा होता है स्टॉप। ठीक है, तो स्टॉप देख के हम समझ जाते हैं, या फिर सिग्नल से समझ जाते हैं कि भाई रेड लाइट हो रही है तो हमें जाना नहीं है, हमें रुकना है। तो ये क्या है, सिंबल से रिप्रेजेंट हम इसे कर सकते हैं। ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि गो, तुम जा रहे हो, ग्रीन सिग्नल हो गया तो तुम जाओ। तो लैंग्वेज क्या है, सिंबल्स का सिस्टम है एक। ठीक है, लैंग्वेज सिंबल्स आर वोकल, जो लैंग्वेज के सिंबल हैं वो बोलने योग्य हैं, हम उन्हें बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज खुद जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लिंगुआ से, जिसका मतलब है प्रोड्यूस्ड विद इन द टंग, विद द टंग, यानी अपनी जीभ से बोला गया। ठीक है, तो लैंग्वेज सिंबल क्या है, वोकल है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम कोई भी स्पीच है, हम स्टार्टिंग में बोलते ही हैं, बोल के ही रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी चीज को।
नेक्स्ट है लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर एक्सपीरियंस, यानी एवरी लैंग्वेज इज प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर, यानी हर एक जो लैंग्वेज होती है, हर एक भाषा होती है, अपनी कल्चर की पहचान होती है और कल्चर एक्सपीरियंस पे डिपेंड होती है, यानी हमारी संस्कृति में जो भाषा बोली जाती है हम ऐसे ही बोलेंगे। अब कोई पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हो तो उनका जो कल्चर है वो इसी तरीके की भाषा बोलेंगे, ठीक है, और कोई बिहारी फैमिली से बिलोंग करता हो तो वो इसी तरीके से बोलेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करती है, कल्चर एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड है, ठीक है भाई। अब इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं, लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा ही होता है, लैंग्वेज के प्रिंसिपल देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, फिर इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये सारे इसके प्रिंसिपल हैं 14, और इनके अंदर मैं बताऊंगी, जो भी आप 2-2 4-4 पॉइंट सभी के अंदर लिख सकते हैं। ये सब हेडिंग्स हैं, आप इनके अंदर 2-2 4-4 पॉइंट आराम से बना के लिख सकते हैं। इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट बोथ एज सेकेंड लैंग्वेज एंड एज फॉरेन लैंग्वेज, यानी इंग्लिश को हम कैसे पढ़ते हैं, दूसरी भाषा के रूप में पढ़ते हैं। पहली तो हमारी हिंदी है, दूसरी भाषा हमारी इंग्लिश है, उसे हम फॉरेन लैंग्वेज के रूप में भी पढ़ते हैं। तो जो टर्म है सेकेंड लैंग्वेज, ये यूज क्यों हुआ, क्योंकि ये आया लिंगुआ फ्रैंका से, जिसका मतलब है स्पीकर ऑफ वाइडली डाइवर्स लैंग्वेज, यानी बहुत सारे बोलने वाले लोग हैं हमारे भारत में, अलग अलग तरीके वाले हैं, अलग अलग तरीके से जो बोलते हैं, ठीक है। By English as a foreign language is mean that English is taught as a school subject or an adult level solely for giving student a foreign language competency, यानी इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश जो फॉरेन लैंग्वेज है उसका मतलब है कि इंग्लिश स्कूल लेवल पे पढ़ाई जाती है, अडल्ट लेवल पे भी यूज होती है, यानी बड़े जो लोग होते हैं जैसे कि कंपनी वगैरह में कोई जॉब करते हैं तो वहाँ भी उन्हें फॉरेन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर बोथ अगर देखा जाए तो इट इज असेंशियल फॉर इंग्लिश टीचर टू टीच इन सच अ मैनर दैट डिजायर्ड गोल्स कैन बी अचीव्ड, यानी जब ये जरूरी है कि जब इंग्लिश पढ़ाई जाए, इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है तो टीचर के दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, अचीव होना चाहिए इंग्लिश के द्वारा। क्योंकि इन द रिटर्न ऑफ वर्ड्स व्रेन यानी ये इंग्लिश के कोई साइकोलॉजिस्ट होंगे, इन द टीचिंग ऑफ क्लास सब्जेक्ट द एक्चुअल वर्क ऑफ माइंड ट्रेनिंग इज बीइंग परफॉर्म्ड, यानी क्लास में हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो हमारा क्या है, एक तरीके से दिमाग ट्रेंड किया जाता है, ठीक है, जिससे कि हम अच्छी तरीके से कुछ भी परफॉर्म कर सकें, जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है। In early English lessons, the teacher is being the soil that it may be able to receive the seed. Therefore, a sound knowledge of the principle of teaching English language is needed. यानी अगर देखा जाए तो जो टीचर होता है वो एक तरीके से मिट्टी में बीज बोने का काम करता है, यानी बच्चे को जैसे सिखाते हैं तो एक पौधे की तरह तो बड़ा करते हैं उसे। तो साउंड नॉलेज क्या है, बहुत ज़रूरी है इंग्लिश के प्रिंसिपल्स के लिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज में सिद्धांत हैं। तो दीज प्रिंसिपल्स आर फ्रूटफुल फॉर ऑल फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग, यानी जितने भी ये सिद्धांत हैं लैंग्वेज के, ये जितनी भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उनके लिए यूजफुल हैं, ठीक है। दे आर एप्टली कॉल्ड एज जनरल प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग, इन्हें क्या बोला जाता है, जनरल प्रिंसिपल्स बोला जाता है, या फिर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। अब ये सारे प्रिंसिपल हैं, और अगर पेपर में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सारे लिखेंगे, जो भी आपको याद आ रहा है वो लिख सकते हैं, और उसके अंदर 2-2 4-4 लाइन आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ आया होगा यहाँ तक, चलते हैं आगे। लैंग्वेज इज लर्नड, देखो अभी हमने नेचर में भी पढ़ा था, तो नेचर और ये जो प्रिंसिपल है सेम से ही है कि लैंग्वेज क्या है, सीखी जाती है। ये क्या है, ऐसे ही आ जाती है कि भाई इमिटेशन से भी आ जाती है और एक्वायर भी कर लेता है बच्चे, जैसे कि घर में बोला जाता है तो घर वालों को देख देख के ही बच्चा क्या है, एक्वायर कर लेता है। बच्चे को कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते कि भाई मुझे कॉलेज में जाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, बच्चा क्या है ऐसे ही एक्वायर कर लेता है, ठीक है, ऐसे ही अर्जित कर लेता है, ऐसे ही सीख लेता है, ठीक है। जैसे जैसे इमिटेशन करता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करता है, उसे लैंग्वेज आ जाती है। सेकंड है लैंग्वेज इज अ सिस्टम, यानी लैंग्वेज क्या है, एक यूनिक सिस्टम है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी ऑर्गन से मिलके बनी है, इसी तरीके से जो लैंग्वेज है वो किससे मिलके बनी है, साउंड से मिलके बनी है, ठीक है, वर्ड से मिलके बनी है, शब्दों से, और स्ट्रक्चर से मिलके बनी है। तो लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है, समझ आया। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, सेंटेंस पे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे, सेंटेंस के साउंड पे, वोकैब पे, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है। थर्ड है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम ऑफ सिस्टम कैसे है, जो अलग अलग वर्ड यूज होते हैं लैंग्वेज में उनके अलग अलग सिंबल होते हैं। तो सिस्टम्स ऑफ सिस्टम कैसे, जैसे कि आपने कप लिखा हो देखा होगा,
ठीक है। तो कप को हम प्रोनाउंस करते हैं, ये CUP है, ये सप होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, कप लिखा हुआ है। अगर हम इसे ट्रांसलेट करें, देखें, कप लिखें इंग्लिश में, तो कप क्या होता है, कै किसकी उससे निकलता है, के से निकलता है। हम इसे लिखेंगे KAP, अब लिखा जाएगा कप, है ना। तो ये क्या है, सिस्टम्स ऑफ सिस्टम है, इसमें बहुत सारे सिस्टम वर्क करते हैं, बहुत सारे सिंबल वर्क करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज, सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी रिलेशन नहीं है शब्दों के बीच में। अगर जैसे कि टी है, टी लिख लो, चलो कब से याद आया, टी है, इंग्लिश में टी बोलते हैं, अब हिंदी में इसे चाय बोलते हैं, तो इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है, कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब है कि कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल, यानी जो सिंबल्स होते हैं लैंग्वेज के वो बोलने योग्य होते हैं, हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, लैंग्वेज को हम क्या है, प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने वोकल ऑर्गन से। जैसे कि मैं अपने गले से आवाज़ निकाल रही हूँ, तो ये क्या है, मेरा वोकल बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है जो मेरे गले में है, सभी के गले में होता है। तो लैंग्वेज क्या है, वोकल है, यानी हम इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हम स्टार्टिंग में बोलना ही तो सीखते हैं, फिर बोलते हैं, ये हमारा क्या हुआ, प्राइमरी मिंट हुआ। और जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मिंट यूज़ करते हैं, यानी पहले हम बोलते हैं भाषा को, फिर हम लिखते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, सिंबल्स ऑफ वोकल है, ठीक है। लैंग्वेज इज यूनिक, यूनिक कैसे है कि हर किसी की अलग अलग भाषा होती है, हर किसी का बोलने का तरीका अलग होता है। जैसे कहते हैं ना कि मैं तो ऐसे प्रोनाउंस करता हूँ, तुम ऐसे करते हो, या तुम ऐसी करती हो, तो ये क्या है, यूनिक है, हर कोई अलग तरीके से प्रोनाउंस करता है। कोई भी वर्ड हो, जैसे कि बॉटनी है, कोई बॉटनी कहता है, कोई बोटेनी कहता है, कोई बोटेनिकल गार्डन कहता है, कोई बोटनिकल गार्डन कहता है। तो हर किसी का जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो यूनिक है, क्योंकि हर कोई क्या है, साउंड अलग निकालता है, वोकैबुलरी अलग उसकी होती है, स्ट्रक्चर उसका अलग होता है। तो हर किसी की क्या है, अपनी स्पेशलिटी है, ठीक है, अपनी स्पेशलिटी है। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, यानी लैंग्वेज किसके काम आते हैं, कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या है, संचार का माध्यम है। तो लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर, कल्चर से कैसे जुड़ी हुई है कि मेरी सभ्यता का पता चल रहा है मेरी भाषा से। मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी नए एरिया में चली जाऊँ, तो सब मुझे बता देंगे कि किस एरिया से बिलोंग करती है, वो मेरी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है, मेरी भाषा, ठीक है। लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, लैंग्वेज क्या है, मतलब एक तरीके से कभी भी चेंज नहीं हो सकती, और चेंज इस तरीके से हो सकती है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लैंग्वेज क्या है, मॉडिफाई हो रही है, जैसे जैसे रिवॉल्यूशन आ रहा है, थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें होता जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी भाषा ऐसे नहीं है कि सदा ही रहेगी। जैसे कि हिंदी है, हिंदी के भी दिन थे, एक टाइम पे हिंदी बहुत ज़्यादा चलन में थी, अब हिंदी का स्कोप क्या है, कम हो गया है, तो अब इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है। एक टाइम आएगा, क्या पता इंग्लिश भी कम हो जाए, कोई और भाषा आ जाए। अब से 100 साल आगे अगर हम देखें टाइम, तो क्या पता कुछ और आ सकता है। तो लैंग्वेज क्या है, एवर चेंजिंग है, यानी कुछ ना कुछ बदलाव उसमें होते जा रहे हैं, कोई भी स्टेटिक नहीं है। भाषा तो वही रहेगी, लेकिन क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो इसके प्रकार हैं, एक तरीके से ये चेंज होते रहेंगे, ठीक है। पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम चल रहा है तो चेंज होती रहेगी। लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ग्रामर, यानी भाषा की खुद की ग्रामर होती है, ठीक है। हर किसी में क्या है, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ हम रूल लगाते हैं, ये क्या है, रूल गवर्न सिस्टम है, ठीक है। रूल गवर्न सिस्टम कैसे है, हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यानी पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स अगर आपने नाम सुना होगा, सिंटैक्स होता है किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर्ड तरीके से लगाना, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से तो हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज हैज़ सम स्पेसिफिक रूल, यानी लैंग्वेज के रूल्स भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, जैसे हम लिखते हैं तो हमें पता होता है कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी या फिर कौन सा टेंस लगेगा, तो इसके कुछ ना कुछ रूल होते हैं। लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन वोकेबलरी एंड टर्मिनोलॉजी, यानी लैंग्वेज की, भाषा की खुद की वोकैब होती है, खुद के टर्म्स होते हैं, खुद के मीनिंग होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के क्या फंक्शन है, कार्य कौन कौन से हैं। तो भाई नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्रेसिव फंक्शन है, इंफॉर्मेटिव फंक्शन है, डायरेक्टिव फंक्शन है, इंटरेक्शन फंक्शन है, कम्युनिकेशन, इवोल्यूशन,
प्रिजर्वेशन, नाम से ही पता चल रहा है। अब भाई क्या कार्य हो सकते हैं लैंग्वेज के, यानी हम बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब तो मैंने कैमरा बंद किया हुआ है, मैं रिलैक्स मोड में बैठी हूँ, लेकिन क्या है, मैं एक्सप्रेस करती हूँ, अपने हाथों से एक्सप्रेस करती हूँ, अपनी बॉडी गेस्चर से हम भाषा को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि कोई भी बात हमें समझानी हो, बहुत बार ऐसा होता है कि बोल पे ध्यान नहीं जाता है, हाथों पे ध्यान जाता है, हमारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान जाता है। तो ये क्या है, एक्सप्रेसिव फंक्शन है, इसका हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, जैसे कि किसी को चाय चाहिए तो चाय का इंडिकेशन बताएगा, फ़ोन पे बात करनी है तो फ़ोन का इंडिकेशन बताएगा। तो क्या है, हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेटिव फंक्शन है। इंफॉर्मेटिव फंक्शन क्या है कि हम इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कि मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो मैं उसे कैसे पास ऑन कर सकती हूँ, तो मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो ये क्या है, इंफॉर्मेटिव फंक्शन है। ये लैंग्वेज का ही तो फंक्शन है। अगर भाषा नहीं होती तो मैं आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुँचा रही होती। तो लैंग्वेज का फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेटिव फंक्शन है। ठीक है, थर्ड है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव फंक्शन क्या है, यानी हमें ये डायरेक्शन भी देता है, डायरेक्शन देने का काम करता है। जैसे कि हम क्या है, रोड पे जा रहे हैं तो हमें रेड लाइट का पता चल जाता है, हमें ट्रैफिक का पता चल जाता है, तो डायरेक्शन देने का भी काम करता है ये, है ना। इंटरेक्टिव फंक्शन है, यानी लैंग्वेज क्या है, इंटरेक्शन का भी काम करता है। जैसे कि कोई भी अकेला इंसान कितनी देर तक बोलेगा, है ना, तो अगर दूसरा इंसान हो तो इंटरेक्शन अच्छा होगा। तो इंटरेक्शन फंक्शन भी है इसका एक, यानी लोगों से ज़्यादा हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन ना करके टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। तो इसका एक फंक्शन और क्या है, इंटरेक्टिव फंक्शन है। कम्युनिकेशन फंक्शन यानी बातचीत तो हम कर ही रहे हैं, संचार का माध्यम है ये। अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को क्या है, हम ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके। ठीक है, अपने कोई भी इंफॉर्मेशन हमें देनी हो, कोई भी आइडियाज़ अपने शेयर करने हो, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करने हो, तो हम कैसे करेंगे, संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। अब वो कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, फ़ोन पे भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। जैसे कि कल हम लोगों ने लाइव बातचीत की थी, तो वो क्या था, एक तरीके से कम्युनिकेशन फंक्शन था लैंग्वेज का, है ना। और उसे इंटरेक्शन फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ था, हर किसी की कमेंट में ले रही थी, आप लोग अपनी कमेंट दे रहे थे, अपनी क्वेरी दे रहे थे, तो वो क्या था, इंटरेक्टिव फंक्शन था। ठीक है, फिर सिक्स्थ है इवोल्यूशनरी फंक्शन। इवोल्यूशनरी कैसे है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही एडवांसमेंट आ रहा है, तो यानी एक क्रांति आ रही है। तो इवोल्यूशनरी फंक्शन भी है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, अलग अलग दौर में जा रही हैं। जैसे कि अब मैं अभी बता रही थी, पहले हिंदी का चलन था, फिर इंग्लिश का चलन हो गया, अब इंग्लिश भी एडवांस लेवल की हो गई है। पहले कोई इतनी इंग्लिश बोलता था नहीं, आजकल हर कोई क्या है, पूरी फ्लुएंसी के साथ भी बोल लेते हैं। तो ये क्या है, इवोल्यूशनरी फंक्शन है। ठीक है, प्रिजर्वेशन फंक्शन है। प्रिजर्वेशन यानी भगवान ने हमें भाषा दी है, तो एक वरदान का काम कर रही है, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया, यानी वो अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो बोलते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है, सही करो इस वर्ड को। तो वो क्या है, इस भाषा को प्रिजर्व कर रहे हैं, अपने बच्चों तक पहुँचा रहे हैं, फिर हम अपने बच्चों तक पहुँचाएंगे, तो ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिजर्वेशन भी फंक्शन है। अब पढ़ते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई इंग्लिश क्या है, कैसी है, कौन सी लैंग्वेज है, क्या इसके फंक्शन है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश की सेकंड लैंग्वेज की, जो इंग्लिश पढ़ाने का उद्देश्य है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, प्राइमरी लेवल पे क्या है, सेकेंडरी लेवल पे क्या है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज का क्या मीनिंग है और क्या उसकी डेफिनेशन है। तो इंग्लिश इज़ नॉट ओनली लैंग्वेज, इंग्लिश खाली एक लैंग्वेज नहीं है, विच इज़ नॉन टू द एजुकेटेड पीपल ऑल ओवर द कंट्री, एंड इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज टू। यानी खाली इंग्लिश एक भाषा नहीं है, इंग्लिश से पता चलता है कि बंदा कितना एजुकेटेड है हमारी कंट्री में। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है, हमारे देश में बोली जाती है, हम कहीं और जाते हैं तो वहाँ भी इंग्लिश का यूज़ होता है ना। किसी और देश में जा रहे हैं तो अगर लोग हिंदी नहीं समझेंगे लेकिन इंग्लिश सब समझ लेंगे। किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, वहाँ इंग्लिश क्या है, सब समझ लेते हैं। तो इंग्लिश क्या है, हर एक कंट्री में बताई जाती है, हर एक कंट्री में पढ़ाई जाती है। तो इंग्लिश क्या है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। ठीक है,
Therefore, for having interstate links and international link on the following matter, we need the knowledge of English। यानी अगर हमें अपने लिंक दूसरी कंट्री के साथ बनाने हैं, दूसरे स्टेट के साथ बनाने हैं, तो हमें क्या है, इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। व्यापार में, सोशल अफेयर में यानी सामाजिक तरीके से, और अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिशियल यूज़ के लिए चाहिए, मैनेजमेंट के लिए चाहिए, प्रबंधन के लिए चाहिए, तो हमें क्या है, इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, हमें इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है एज अ सेकेंड लैंग्वेज अगर हम इंडिया में देखें तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश बीइंग एन ऑफिशियल लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इंग्लिश क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे देश में। अगर देखा जाए तो अब से 200 साल पहले इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज खाली बोला जाता था, लेकिन एक एक्ट पास हुआ 1963 में पार्लियामेंट के अंदर, इसे डिक्लेयर किया गया एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या डिक्लेयर किया गया, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। तो ये पहले क्या थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी खाली, लेकिन फिर क्या हो गई, ये एक्ट पास होने के बाद 1963 के बाद इसे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। ठीक है। बीइंग अ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, अब लैंग्वेज क्या, कोर्ट की लैंग्वेज क्या है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो इनमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनमें भी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, लेकिन ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो कौन सी की जाती है, इंग्लिश की जाती है। ठीक है। इंग्लिश क्या है, कंटिन्यूसली बेसिस पे कोर्ट्स में यूज़ की जाती है, लीगल बिजनेस के लिए यूज़ की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में यूज़ होती है, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर केस प्रेजेंट करना हो जज के सामने तो भी हम कैसे करेंगे, इंग्लिश में करते हैं। ठीक है। बीइंग अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, अगर हमें दूसरे देश के साथ कुछ भी व्यापार करना हो, कुछ भी काम करना हो, तो वहाँ भी हम इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, वहाँ भी इंग्लिश ही यूज़ की जाती है। तो इंग्लिश मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सोशल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं भाई, जैसे कि शादी के कार्ड छपते हैं, शादी के कार्ड आजकल क्या है, इंग्लिश में छपने लगे हैं। तो और जैसे कि सेरेमनी होती है तो वहाँ पे जो भी एंकर होता है, आजकल आपने बड़ी बड़ी शादियाँ देखी होंगी यूट्यूब पे, घर में भी देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यूट्यूब पे तो आपने देखी होंगी। तो जो एंकर होता है, कोई भी एक किसी भी एक बंदे को सेलेक्ट कर लिया जाता है कि तुम्हें एंकरिंग करनी है, कि अब दुल्हन की एंट्री हो रही है, अब दूल्हे की एंट्री हो रही है, तो वहाँ क्या है, वहाँ भी टोटली इंग्लिश यूज़ हो जाती है। यानी सोशल लाइफ में भी हम इंग्लिश बहुत जगह यूज़ करते हैं, किसी को इन्विटेशन देना हो, सेरेमनी हो, कहीं सिग्नेचर करना हो, कुछ भी हो। बहुत कम लोग हैं जो हिंदी में साइन करते हैं। अब जैसे आप लोग ही, आप लोग चलो स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, तो कभी आपने अपना हिंदी में नाम लिखा, भाई मैंने तो लिखा नहीं इस तरीके से, मैं तो पता नहीं, नाम भी हिंदी में लिखे बहुत दिन हो गए होंगे, आज लिखा है, लेकिन सब इंग्लिश में ही करते हैं कि भाई मेरे साइन इस तरीके से हैं, है ना। तो हम अपनी क्या है, सोशल लाइफ में भी बहुत बार यूज करते हैं, है ना। बीइंग अ विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड के लिए कैसे विंडो है भाई, हम क्या है, साइंटिफिक, अगर हम साइंस के फील्ड में जा रहे हैं किसी भी तरीके से तो हम वहाँ भी इंग्लिश यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, कॉमर्शियल में जा रहे हैं, तो वहाँ भी हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। यानी मॉडर्न वर्ल्ड में हम एक तरीके से इंग्लिश क्या है, एक विंडो का काम करती है, खिड़की का काम करती है। हमें जब से मैकाले माइन्यूट्स आया, कोठारी कमीशन आया, उसके बाद क्या है, साइंस को भी इंग्लिश में ही हम पढ़ने लगे। तो इंग्लिश क्या है, एक विंडो की तरह काम कर रही है, हम हर एक फील्ड में इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। बीइंग अ लिंक लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज क्या है, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा ही है, एक लिंक की तरह काम करती है, हर जगह यूज़ हो रही है। बीइंग अ लाइब्रेरी लैंग्वेज, अगर हम लाइब्रेरी में जाते हैं बुक पढ़ने के लिए, या कहीं भी जा रहे हैं, स्टोर हाउस में जा रहे हैं नॉलेज के, तो वहाँ भी हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। और एजुकेशन में तो हम करते ही हैं। ठीक है। एजुकेशन में तो बहुत बड़ा रोल प्ले निभाती है इंग्लिश, क्योंकि एक मीडियम का, इंस्ट्रक्शन का मीडियम बन चुका है। इंग्लिश क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन चुका है। यानी टीचर्स भी बहुत जगह निर्देश देते हैं तो इंग्लिश में ही देते हैं। प्रोफेसर्स आपने कॉलेज में देखे होंगे, बहुत से प्रोफेसर्स की तो हैबिट बन चुकी है कि इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं वो। ठीक है। मेडिकल फील्ड में यूज़ होती है, लॉ के फील्ड में यूज़ होती है, टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, पब्लिक स्कूल में यूज़ होती है, और इतने सारे पब्लिक स्कूल खोले जा रहे हैं डे टू डे, तो सभी में क्या है, इंग्लिश का ही जोर है, सभी में इंग्लिश पे ही फोकस है। ठीक है। अब इसका एम देख लेते हैं कि इंग्लिश का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है इंग्लिश का। तो भाई अगर देखा जाए तो इंग्लिश का उद्देश्य होता है टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, यानी कोई सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है तो हम इंग्लिश समझ सकें, हम इंग्लिश बोल सकें, खुद से बोल सकें, हम इंग्लिश को लिख सकें, और लिखी हुई इंग्लिश को हम समझ सकें और लिख सकें। ठीक है।
ये 4 ही तो उद्देश्य होते हैं इंग्लिश के, 4 ही लक्ष्य हैं कि भाई हम क्या है, कोई सामने वाला इंग्लिश में बोल रहा है तो हम उसे समझ सकें, खुद से इंग्लिश बोलनी हमें आ जाए, कोई सामने इंग्लिश लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है तो हम उसे समझ सकें और इंग्लिश को खुद से लिख सकें। ये 4 उद्देश्य हैं इंग्लिश के। अब एलिमेंट्री लेवल पे देखते हैं कि क्या उद्देश्य हो सकते हैं प्राइमरी लेवल पे। एलिमेंट्री लेवल का मतलब होता है प्राइमरी लेवल, यानी 1st to 5th क्लास तक इंग्लिश के क्या उद्देश्य हैं, क्या एम है। एम थोड़े से मैंने बताया था, एम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। एम होता है लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव होता है उद्देश्य। एम थोड़ा सा ब्रॉड वर्ड है, ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म नैरो वर्ड है, ठीक है। तो एम क्या है, टू अंडरस्टैंड द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी व्हेन स्पोकन। जब बोले जा रहे हैं तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉडी पार्ट्स बोलते हैं, आई, ईयर, नोज, बच्चे को सिखाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड है टू अंडरस्टैंड इंग्लिश नेम्स ऑफ आर्टिकल ऑफ डेली यूज, यानी डेली में जो हम यूज करते हैं वर्ड्स वो हम समझ सके, इंग्लिश में बच्चा समझ सके। टू अंडरस्टैंड द नंबर्स व्हेन स्पोकन, जब नंबर्स कुछ भी बोले जा रहे हैं तो बच्चा बोल सके और उसे समझ सके। टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक द इंग्लिश नेम्स ऑफ कॉमन डोमेस्टिक आर्टिकल्स, यानी घर में कुछ भी यूज़ हो रहा है, जैसे चाय यूज़ हो रही है, चाय की पत्ती है या फिर कुछ भी है, हल्दी है, तो इन चीज़ों को हम समझ सके कि क्या हमारे डोमेस्टिक आर्टिकल जो हमारे घर में यूज़ होते हैं, कपड़ों को हम क्लॉथ कहते हैं, दूध को हम मिल्क कहते हैं, चाय को हम टी कहते हैं, तो बच्चा इन्हें समझ भी सके और बच्चा इन वर्ड्स को बोल भी सके। तो एलिमेंट्री लेवल पर यही तो मतलब होता है इंग्लिश का, है ना। टू अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज एंड स्पीक इन इंग्लिश द अल्फ़ाबेट एंड वर्ड्स ऑफ कॉमनली यूज, यानी जो वर्ड्स कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि वाटर है और टी है, बहुत सारे वर्ड हैं जो यूज होते हैं, टेबल है, चेयर है, तो बच्चा इन्हें क्या है, समझ सके, इन्हें पहचान सके और बच्चा बोल सके, ठीक है। आगे चलते हैं। टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक एंड राइट इंग्लिश द नेम ऑफ कॉमन नेम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, क्लोथ्स, कलर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू विच द चाइल्ड कम्स अक्रॉस इन डेली लाइफ, यानी जो बच्चे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। एनिमल्स के नेम आपने छोटी क्लासेस को अगर देखा होगा, किसी बच्चे की कॉपी अगर देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लेना। 1st क्लास में अगर बच्चा है, 2nd क्लास में तो उसे एनिमल्स नेम सिखाए जाते हैं, बर्ड्स नेम सिखाए जाते हैं कि 10 पक्षियों के नाम तुम्हें याद करने हैं, एनिमल्स के नेम याद करने हैं, 10 तरह के क्लॉथ के नाम याद करने हैं, जैसे कि पैंट है, शर्ट है, स्कर्ट है, तो बहुत सारे, टाई है, तो इस तरीके से बच्चे को 10 क्लॉथ नेम दिए जाते हैं। कलर्स नेम दिए जाते हैं, ब्लू, ब्लैक, वाइट, पिंक, ऑरेंज। फ्रूट्स नेम दिए जाते हैं कि एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप, जिससे कि बच्चा अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सके। मम्मा अगर उसे बनाना दे रही, केला दे रही है, तो वो कह सके मम्मा ये बनाना होता है, ये ऑरेंज होता है, ये एप्पल होता है, ठीक है। वेजिटेबल्स बच्चे को सिखाए जाते हैं, वेजिटेबल नेम कि भाई ये कौन सी सब्जी तुम खा रहे हो, तुम्हारे घर में कौन सी सब्जी बनती है, ठीक है। तो जो बच्चा मतलब अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जिस साधन को यूज़ करता है कि तुम कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, तो बच्चे को 10 ट्रांसपोर्ट नेम, 20 ट्रांसपोर्ट नेम याद कराए जाते हैं, जैसे कि कार है, बस है, 2 व्हीकल है यानी बाइक है, और हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, तो ट्रांसपोर्ट नेम यूज़ कराए जाते हैं। टू अंडरस्टैंड, स्पीक एंड राइट द नेम्स ऑफ रिलेशन, यानी रिश्तेदार के नाम भी बता सके कि तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम, तुम्हारे बाबा का, चाचा का, ताऊ का, चाचा के बेटे, चाची के बेटे, तो मतलब उन्हें भी समझ सके, बोल सके और उनके नाम भी लिख सके, और अपने रिलेशन के बारे में लिख सके कि माई नेम इज़ फलाना, आई एम रीडिंग इन 7th, आई स्टडी इन स्कूल, मतलब कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन लिख सके, ठीक है। To understand and speak in simple English and solve the numerical sums of arithmetic and geometrical figures as well as general scientific terms, यानी मैथ में जो वर्ड दिए जाते हैं इंग्लिश में, अर्थमेटिक में, ज्योमेट्री में, उन्हें भी अच्छी तरीके से समझ सके। टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इन इंग्लिश सेंटेंस, समझ भी सके इंग्लिश के सेंटेंस और बोल भी सके, जो कि डेली लाइफ में, डेली की एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब जूनियर लेवल पे क्या उद्देश्य हो सकता है इंग्लिश पढ़ाने का? टू एक्वायर रीडिंग एबिलिटी, जिससे कि जो पढ़ने की योग्यता है वो एक्वायर की जा सके। रीड द मटेरियल विद अंडरस्टैंडिंग, जो मटेरियल पढ़ाया जा रहा है यानी बुक की जैसे कि रीडिंग कर रहा है बच्चा तो उसकी समझ के कर सके। अप्रोप्रिएट फॉर दिस लेवल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन स्पोकन, जब इंग्लिश बोली जा रही है तो बच्चा समझ सके। भाई जूनियर लेवल पे बच्चा 6 to 8 क्लास में होता है, तो इतना जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो इंग्लिश को समझ भी सके और बोल भी सके। स्टैंडर्ड ऑफ स्पीच शुड अप्रोक्सीमेट, यानी जो स्पीच है उसका क्या है, अप्रोक्सीमेट यानी कुछ समझ सके। अगर पूरा सामने वाला स्पीच बोल रहा है तो पूरा ना समझ के थोड़ा बहुत तो समझ सके कम से कम।
नेटिव स्पीकर सो दैट इफ अ नेटिव स्पीकर स्पीक्स इंग्लिश ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, यानी कोई भी बाहर का कोई भी इंसान बोल रहा है इंग्लिश तो बच्चा समझ सके। एनेबल देम टू मेक सिंपल सेंटेंस थ्रू इंग्लिश, इतना सक्षम बना सके बच्चे को कि वो सिंपल कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का बना सके, तैयार कर सके। He should be able to frame short and simple sentence to express himself through speech and writing, यानी खुद से सेंटेंस बना सके और उस सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। एक्वायर अ लिमिटेड वोकैब विच इज़ इनफ, जो इस मतलब 6 to 8 तक के लेवल के लिए इनफ हो, इतनी वोकैब उसे आनी चाहिए, इतनी वोकैब वो अर्जित कर सके। राइट लेजिबली विद करेक्ट स्पेलिंग एंड यूज प्रॉपर पंक्चुएशन वेयर नेसेसरी, यानी तरीके से बिल्कुल इंग्लिश लिख सके, स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, प्रॉपर पंक्चुएशन होनी चाहिए कि कहाँ पे कोमा आना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है, कहाँ पे फुल स्टॉप आना है, कहाँ पे हाइफन आना है, तो जहाँ नेसेसरी पंक्चुएशन है, विराम चिन्ह जहाँ आ रहे हैं उन्हें समझ सके, ठीक है। रेस्पॉन्ड इन इंग्लिश टू डायरेक्शंस, कॉल्स, ग्रीटिंग, किसी को अगर इन्विटेशन देना हो तो उनमें रेस्पॉन्स कर सके, किसी को कॉल्स देनी हो, किसी को डायरेक्शन देनी हो तो इंग्लिश में दे सके। कोई तुमसे सामान ले रहा है, दे रहा है, थैंक यू, वेलकम, तो बच्चा बोल सके, ग्रीटिंग अभिनंदन कर सके, कहते हैं ना छोटे बच्चे थैंक यू, वेलकम, तो ग्रीटिंग्स भी यूज कर सके ग्रीटिंग्स में। टू डेवलप द एबिलिटी टू कन्वर्स इन इंग्लिश सो दैट स्टूडेंट्स एक्वायर कमांड स्पोकन इंग्लिश, यानी इस तरह की योग्यता बच्चे के अंदर डेवलप करनी है कि वो इंग्लिश पे अच्छी कमांड अर्जित कर सके, ठीक है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल सके, स्ट्रेस और इंटोनेशन के बाद बोल सके, इंटोनेशन होता है आवाज़ का ऊपर नीचे होना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अब क्या ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश पढ़ाने के, यानी उद्देश्य क्या है, तो जो ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश के इंडियन स्टूडेंट में, तो थॉमसन यानी एक साइकोलॉजिस्ट है, वेट है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, इंडियन एंड pupils should not only understand English when it is spoken or written, but he should himself be able to speak and write it, यानी इनका मानना था कि जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को सिर्फ समझें या बोल सकें या लिख सकें, खुद से भी इंग्लिश तैयार कर सकें, इतने योग्य होने चाहिए कि खुद से बोल सकें और खुद से ही लिख सकें। तो इसके 4 ऑब्जेक्टिव क्या हैं स्कूल लेवल पे, कि बच्चा क्या है इंग्लिश को समझ सके और बच्चा बोल सके, ठीक है। शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे रीड, बच्चा जो रीडिंग कर रहा है वो समझ सके कि तू पढ़ क्या रहा है, इस योग्य बच्चे को बनाना है। शुड बी एबल टू स्पीक लैंग्वेज करेक्टली विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, यानी बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब सही शब्दावली सही निकलनी चाहिए, बिल्कुल वर्ड को अच्छी तरीके से बोल पाए, ठीक है, करेक्टली। दे शुड बी एबल टू राइट इट करेक्टली, अच्छी तरीके से लिख सके, समझ सके जो बोला गया है, जो लिखा गया है, जो बोल रहा है और जो लिख रहा है। आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन आवर स्कूल, मतलब स्कूल में पढ़ाए जाने के यही उद्देश्य होते हैं कि बच्चा इंग्लिश को बोल सके, जो बोला जा रहा है उसे समझ सके, खुद से लिख सके और जो खुद लिखा है उसे समझ सके, ठीक है। With these aims in view, the task of English teacher is to train the hearing, reading, speaking and writing abilities of his pupils. This is the linguistic aim of teaching English. यानी इंग्लिश पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि इंग्लिश टीचर क्या है, बच्चे को इस योग्य बनाए कि वो अच्छी तरीके से सुन सके, पढ़ सके, बोल सके और लिख सके, ठीक है। अब सीनियर सेकेंडरी लेवल पे क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन स्पोकन, जब इंग्लिश बोली जा रही है तो बच्चा समझ सके। His standard of speech should approximate the native speaker so that if a native speaker speaks English which is not above his level, he should be able to understand it. जब भी कोई बाहर का इंसान बोल रहा है, बाहर से कोई भी आ रहा है, वो इंग्लिश में बोल रहा है, तो बच्चा क्या है एक लेवल तक उसे समझ सके, ठीक है। रीडिंग एबिलिटी एक्वायर कर सके, यानी पढ़ने की जो क्षमता है, पढ़ने की जो योग्यता है उसे ग्रहण कर सके, कोई भी मटेरियल हो उसे अच्छी तरीके से पढ़ सके एक लेवल पे। वोकैब एक्वायर कर सके, यानी शब्दों की लिमिट जो है उसे अर्जित कर सके, जो कि उसे यूज़ करे, जो कि उसकी हेल्प करेंगे लैंग्वेज को बनाने में, लैंग्वेज को यूज़ करने में, इंग्लिश बोलने में। To have his aim fixed at the conversational English, it is used in speech. Our purpose in the beginning should be to help the student acquire a command over spoken forms, colonial और conversational English rather than the textbook English. यानी जो बच्चे को स्टार्टिंग में पढ़ाने का उद्देश्य होता है वो ये उद्देश्य होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में लैंग्वेज को अर्जित कर सके, लैंग्वेज पे कमांड कर सके। किस तरीके के लैंग्वेज पे कमांड करे, बोलने वाली पे, कन्वर्जेशन वाली पे, ना कि कैसी पे, बुक की पे। बुक में तो सब रट लेते हैं, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, राम और श्याम का झगड़ा क्यों हुआ, तो रट रहे हैं बच्चे। तो टेक्स्ट बुक में रटने की बजाय जो कन्वर्जेशन रोजमर्रा की जिंदगी में जो बोली जाती है इंग्लिश,
उस तरह की इंग्लिश पे कमांड कर सकें, ठीक है। To make simple statement through English, he should be able to frame short, simple sentences to express himself through speech and writing। यानी क्या है, सिंपल सेंटेंस बना सके और खुद से एक्सप्रेस कर सके कि उन्हें किस तरीके से बोलना है और किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से वर्ड को, सेंटेंस को प्रोनाउंस करना है, किस तरीके से फिनिम्स पे यानी साउंड पे कमांड करनी है, किस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेस और इंटोनेशन के साथ बोलना है, किस तरीके से इंग्लिश को लिखना है, जहाँ प्रॉपर पंक्चुएशन की ज़रूरत है, कैपिटल लेटर की ज़रूरत है, वहाँ स्पेलिंग की ज़रूरत है, जहाँ भी जो ज़रूरत है वहाँ अच्छी तरीके से लिख सके, इंग्लिश को यूज़ कर सके, रेस्पॉन्ड कर सके। वही बात है जो पीछे आई थी कि ग्रीटिंग्स में किसी को अभिनंदन करना हो, किसी से रिक्वेस्ट करना है, शैल आई टेक योर बुक, प्लीज़ गिव मी वाटर, प्लीज़ गिव मी मिल्क, तो इस तरीके से कुछ भी अगर बोलना हो, ठीक है। अब एबिलिटीज, क्या योग्यता होनी चाहिए इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो एबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए कि इंग्लिश को समझ सके, शब्दों को पहचान सके बिना किसी गलती के, ठीक है। जो शब्द सुने हैं अपने कानों में उनका मीनिंग निकाल सके, ये योग्यता होनी चाहिए। जो भी सुना है उस पर रेस्पॉन्ड कर सके, कोई प्रतिक्रिया देख सके, ठीक है। ये योग्यता होनी चाहिए कि बच्चा इंग्लिश पढ़ सके, सिंपल तरीके से प्रोज पढ़ ले, पोइट्री पढ़ ले, कोई भी स्टोरी आर्टिकल को पढ़ सके, कोई भी सेंटेंस पढ़ सके समझ के साथ, तेज तेज पढ़ सके विदाउट लूजिंग द चेन ऑफ थॉट्स, विचारों को छोड़े बिना अच्छी तरीके से तेज तेज पढ़ सके, इंग्लिश को बोल सके प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, प्रॉपर स्ट्रेस और इंटोनेशन के साथ, यानी कहाँ आवाज़ ऊपर करनी है, कहाँ नीचे करनी है, कहाँ पोज लेना है, ठीक है। एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड इन स्पीच एज रिएक्शन टू हियरिंग, यानी जो सुनने के बाद क्या है कुछ ना कुछ रिएक्शन दे सके, जो सामने वाला बोल रहा है एक नॉर्मल स्पीड में बोल सके, इस योग्य बनाना है। तो एक फिंडले साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका मानना है कि स्टैंडर्ड टू एम इज द पावर टू अंडरस्टैंड ऑर्डिनरी इंग्लिश स्पीच स्पोकन एट नॉर्मल स्पीड, जो नॉर्मल स्पीड पे इंग्लिश बोली जा रही है उसे भी अच्छी तरीके से बच्चा समझ सके। तो ये क्षमता बच्चे के अंदर होनी चाहिए। एबिलिटी टू राइट इंग्लिश, इंग्लिश लिखने की क्षमता हो सके, कोई भी लेटर लिख सके, कोई भी वर्ड लिख सके स्पेलिंग का, कोई भी सही वर्ड सेलेक्ट कर सके, कोई भी सेंटेंस बना सके अपनी तरफ से, ठीक है। कोई भी राइट पैसेज ऑफ पेज और सॉफ्ट क्लियर वेल कनेक्टेड थॉट इन करेक्ट लैंग्वेज विद एवरी पॉइंट रेलिवेंट टू द टॉपिक दे आर राइटिंग, यानी पीए गुरे जो हैं ये भी वो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है ये क्षमता होनी चाहिए कि बच्चा कोई भी पैसेज लिख सके क्लियरली, करेक्ट भाषा में, बिल्कुल हर एक पॉइंट क्या है टॉपिक से रिलीवेंट होना चाहिए जो भी वो लिख रहा है। अब पढ़ते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि हर एक पेडागोजी में पूछा जाता है। अगर इसे और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में मैंने कराया है ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। वहाँ हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है। ब्लूम टैक्सोनॉमी की अलग से भी क्लास मैंने बनाई हुई है। तो जो टैक्सोनॉमी है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की, वो किसने दी है, वो किसके नाम से जानी जाती है, ब्लूम के नाम से जाना जाती है। उसे हम कहते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि किसके द्वारा दी गई है, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा, और उसके कॉलेज के जो फ्रेंड थे उनके द्वारा दी गई 1950 में। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में। एक हायरार्की दी है, एक पदानुक्रम दिया है, एक पद में दिया इन्होंने कॉग्निटिव स्किल्स और नॉलेज के बारे में, यानी किस तरीके से बच्चा सीख सकता है, किस तरीके से एक मेंटल लेवल से हम कोई भी चीज, कोई भी स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। यानी इन्होंने जो पूरी टैक्सोनॉमी दी है वो स्टार्टिंग होती है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से और कहाँ तक जाती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल तक जाती है। यानी कितना उच्च तक हम सोच सकते हैं, कितना ऊंचे तक हमारी थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। तो पहली जो टैक्सोनॉमी आई थी वो 1956 में आई थी और ये आई थी रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी से हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है। और बहुत जगह आपको रॉबर्ट्स मिलर अप्रोच भी लिखा मिलेगा कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। इनके अंदर जो वर्ब हैं, जो वर्ब यूज की गई हैं, उन्हें हम बोलते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि नॉलेज के अंदर रिमेंबर है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले है नॉलेज। देखो ये वर्ब इसके अंदर यूज गई है, रिकॉल, रिकॉग्निशन, फैक्ट्स, टर्म्स, कंसेप्ट, किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करना। सबसे पहले है नॉलेज, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को पहचानना, जैसे कि कोई भी फैक्ट है, कोई भी टर्म है, कोई भी कंसेप्ट है, उसे रिकॉल करना अपने माइंड में। कॉम्प्रिहेंशन यानी याद करना, उस इंफॉर्मेशन को क्या है एक तरीके से समझना, कॉम्प्रिहेंड करना, ठीक है।
एप्लीकेशन यानी हमने इंफॉर्मेशन देखी, रिकॉग्नाइज करी, अपने दिमाग में रिकॉल करी कोई भी फैक्ट, टर्म, कंसेप्ट, फिर हमने वो क्या है उसका कॉम्प्रीहेंड किया, यानी वो उसका मीनिंग जाना कि उसका मीनिंग क्या होता है, क्या इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग है। फिर हमने वो अप्लाई करके देखा, प्रॉब्लम्स में, किसी भी टास्क में क्या है, किसी भी न्यू सिचुएशन में हमने वो अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमने एनालाइज किया, यानी टुकड़ों में तोड़ के देखा कि अलग अलग हम इसे यूज़ कर सकते हैं, अलग हम कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो। फिर हमने वो सिंथेसाइज किया, यानी कंक्लूड किया, कंक्लूड भी वर्ब है ये, ठीक है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव की, कि हमने जितना भी पढ़ा था वो कंक्लूड किया, फिर लास्ट में हमने क्या किया, इवेल्युएट किया, मूल्यांकन किया, ठीक है। अब देखो सिंपल भाषा में बताती हूँ, कोई भी चीज़ हमने, कोई भी फैक्ट है, कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी कंसेप्ट है, वो चलो बीएड की मान लेते हैं, बीएड की हमने क्या है बुक देखी, पूरी रिकॉग्नाइज की, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर हमने उसका मीनिंग देखा, कॉम्प्रीहेंड किया, हर एक चैप्टर हमने पढ़ा, और फिर हमने क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट किए, यानी हमने वहाँ पे क्या किया, अप्लाई किया सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। फिर हमने एनालाइज किया, अच्छा ये ब्लूम टैक्सोनॉमी तो सभी के अंदर दी गई है, माइक्रो टीचिंग का टॉपिक भी हर बुक में है, तो ये हमने क्या किया, एनालाइज किया, उसमें से टॉपिक उठा के, ठीक है। जब हमने सारा पढ़ लिया तो सारा हमने अपने दिमाग में जोड़ लिया, सिंथेसाइज कर लिया, एक जगह रख लिया। जब हमारा पेपर आया तो हमने पेपर में सारा दे मारा, हमने पेपर में अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, पेपर में जो रिजल्ट आया वो हुआ हमारा मूल्यांकन, कि हमने कितनी क्वालिटेटिव एजुकेशन ली, कितने आइडियाज हमारे दिमाग में थे और कितने हम प्रेजेंट करके आए, ठीक है। अब ये रिवाइज टैक्सोनॉमी है, इसमें एक और ऐड थी क्रिएशन। क्रिएशन यानी कुछ भी नया क्रिएट करना, कुछ भी नया ओरिजिनल, कुछ भी क्रिएटिंग करना, कुछ भी यूनिक, नए आइडियाज प्रेजेंट करना, ठीक है। अब सेकंड है अफेक्टिव डोमेन। तीन डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। जो अफेक्टिव डोमेन है वो क्रेथवोल ने दिया है। इसके अंदर हम किससे डील्स करते हैं, अपने एटीट्यूड से, वैल्यूज से, हमारे इमोशंस, यानी एक तरीके से इसके अंदर सारे हमारे इमोशंस आ जाते हैं, हमारा हंसना, रोना, किसी पे विश्वास करना, हमारे जो मूल्य हैं वे आ जाते हैं, ठीक है, हमारे बिलीव्स आ जाते हैं, हमारा हंसना रोना, हमारी हैप्पीनेस, सारे दुख खुशी सारी इसके अंदर आ जाती हैं, तो इसे हम बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। ये किसने दिया है, क्रेथवोल ने दिया है, ठीक है। तो इसकी भी हायरार्की है, ये 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि कोई भी चीज़ है हम क्या करते हैं, पहले रिसीव करते हैं, कोई भी हमारे सामने कोई भी बंदा बोल रहा है, कुछ भी हमें बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी बातों को रिसीव करेंगे, फिर उस पर हम रेस्पोंड करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, फिर उसकी वैल्यूइंग करेंगे, अपने मूल्य बताएंगे, उसके मूल्य देखेंगे, फिर सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर अपने अंदर समाहित करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे, अपने बिहेवियर में लेके आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से देखते हैं थोड़ा सा। रिसीविंग क्या होता है, विलिंगनेस टू अटेंड टू स्टिमुलाई, यानी कोई भी उद्दीपक है उसे अटेंड करना, जैसे कि कोई भी लिसनिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी का ओपिनियन है उसे हम अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, फिर उस ओपिनियन को हम रेस्पोंड करते हैं, जैसे कि कोई कहता है कि तुम बीएड के बाद ये सब कर लो, तो ये उसका ओपिनियन है, हम क्या है उसे रिसीव कर रहे हैं, फिर हम उस पर रेस्पोंड करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी डिस्कशन में और उस पर रेस्पोंड करते हैं। रेस्पॉन्ड करने के बाद वैल्यूइंग करते हैं, यानी उसे अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं, ठीक है, उसके जो विश्वास हैं, जो उसने बताया है, जो वैल्यूज़ हैं वो अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी जितने भी वैल्यूज़ थे, जितने भी बिलीफ थे, उन्हें हम इंटीग्रेट करते हैं, एक जगह जोड़ लेते हैं, ठीक है, और खुद की फिलॉसफी बना लेते हैं कि भाई अब मैंने सबकी सुन ली, अब मेरे अकॉर्डिंग ये होगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर उसे कैरेक्टराइज करते हैं, यानी अपने बिहेवियर में लेके आते हैं, जो भी हमने वैल्यूज सुनी, बिलीफ सुने, जो हमने इंटीग्रेट किया, उसे इंटरनलाइज करते हैं अपने बिहेवियर में और अपनी आइडेंटिटी में, ठीक है। तो ये था। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। आगे की क्लास भी इसी तरीके से कर लेंगे। मे भी आपको कल मैथ पेडागोजी की क्लास मिले, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे हैं मैथ पेडागोजी करवा दो। करानी तो आज ही थी लेकिन कल करा देंगे। मैंने आपसे बोला था मंडे ट्यूसडे में ये सब्जेक्ट मैं आपके करा दूंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और अगर वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ।